हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आपके इतिहास के पाठ 3 के भाग 2 की, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने इस पाठ के परिचय के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही हमने महाभारत के बारे में जाना था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महाभारत की रचना के बारे में बहुत सी बातें जानी और जाना कि महाभारत जैसा महाग्रंथ किस सामाजिक समुदाय के आचार तथा व्यवहार के मानदंड तय करता है। चलिए दोस्तों, अब अपने इतिहास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बंधुता एवं विवाह के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्त्री के गोत्र के बारे में जानेंगे कि लोगों की गोत्र को लेकर क्या अवधारणाएं थी। उसके बाद हम इतिहास में माताओं की रही भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर की। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बंधुता किसे कहते हैं। दोस्तों, हम अपने पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि परिवार में पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनके रिश्ते और उनके क्रियाकलापों में बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती है। कई बार एक परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधन आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में ध्यान दिया हो तो आपको पता ही होगा कि परिवार एक बड़े जनसमूह का हिस्सा होता है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बड़े जनसमूह को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम संबंधियों को जाति समूह कहते हैं, जो रिश्तेदारों और लोगों का एक बड़ा समूह होता है। दोस्तों, इतिहास में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों की जानकारी तो बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये परिवार प्रचलित थे और इनके बारे में बहुत से जानकारी के स्रोत उपलब्ध हैं। लेकिन सामान्य लोगों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इतिहासकार ऐसे परिवारों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है कि उस समय लोगों की क्या सोच थी और उनके क्या विचार थे। चलिए दोस्तों, अब परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का इस्तेमाल परिवार के लिए और जाति शब्द का इस्तेमाल बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। दोस्तों, वंश उसे कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुल के पूर्वज हों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पितृवंशिकता किसे कहते हैं। दोस्तों, पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर उसके पौत्र, फिर परपौत्र से चलती आ रही हो। दोस्तों, सरल शब्दों में इसका अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई एक प्रथा, जहां वंश परंपरा पिता से जुड़ी होती है। दोस्तों, पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार ले लेता है। दोस्तों, अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से
पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं, लेकिन इस प्रथा में अनेक विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कभी-कभी पुत्र ना होने पर भाई को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था और इसी प्रकार बंधु बांधव सिंहासन पर अपने अधिकार जमाते थे। दोस्तों, कुछ बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे कि प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मातृवंशिकता किसे कहते हैं। दोस्तों, जब वंश की परंपरा माँ से जुड़ी होती है तो उसे मातृवंशिकता कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विवाह के बारे में कि इतिहास में विवाह की क्या परंपराएं थी और विवाह से जुड़े क्या-क्या नियम थे। दोस्तों, विवाह के मनुस्मृति में 8 प्रकार बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब इन विवाह के कुछ प्रकारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला विवाह का प्रकार है अंतर्विवाह। दोस्तों, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। दोस्तों, ये समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है बहिर्विवाह, जो कि गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। दोस्तों, अगला विवाह का प्रकार है बहुपत्नी प्रथा। दोस्तों, इस प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती है। इसके बाद है बहुपति प्रथा। इसमें एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति होती है। दोस्तों, इतिहास में बहुपति प्रथा का सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी का विवाह, जिसका विवाह पांडवों से हुआ था। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पति थे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विवाह के अन्य नियमों के बारे में। दोस्तों, पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। वहीं पर इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरीके से देखा जाता था। दोस्तों, पिता के संसाधनों पर पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं था। दोस्तों, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, यानी कि उनका विवाह बहिर्विवाह पद्धति द्वारा किया जाता था। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्री का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उन्हें उचित समय पर उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। दोस्तों, इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। चलिए दोस्तों, अब स्त्री के गोत्र के बारे में जानते हैं और जानते हैं स्त्री के लिए विवाह से संबंधित क्या नियम बनाए गए थे। दोस्तों, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। दोस्तों, हर गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। दोस्तों, इन गोत्रों में 2 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। पहला नियम था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, यानी कि विवाह करने के बाद स्त्री को पति के गोत्र को मानना पड़ता था। और दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे,
यानी कि अंतर विवाह पद्धति को खारिज किया गया। दोस्तों, इतिहास में माताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। दोस्तों, सातवाहन राजाओं के नाम मात्र नाम पर रखे गए थे। दोस्तों, सातवाहन वैसे तो पितृवंशिक उत्तराधिकारी थे, परंतु उनके नाम के आगे माता का नाम लिखा जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। दोस्तों, इसी के साथ ही माताओं की सलाह भी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत में गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को युद्ध ना करने की सलाह दी थी, परंतु उसके बड़े पुत्र ने यानी दुर्योधन ने इस सलाह को नहीं माना और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इससे हमें दो बातें पता चलती है कि माताओं की सलाह महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन उनकी सलाह को मानना या ना मानना पुरुषों के ऊपर था। दोस्तों, यही हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बंधुता एवं विवाह के बारे में जाना। हमने परिवार से संबंधित कुछ शब्दावली को जाना। उसके बाद हमने स्त्री के गोत्र के बारे में जाना। हमने जाना स्त्री के गोत्र से संबंधित क्या क्या नियम थे। दोस्तों, अंत में हमने माता की भूमिका को जाना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। उसके बाद हम संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम सामाजिक विषमताओं के बारे में जानेंगे और अंत में हम साहित्यिक ग्रंथों के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे।